जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग डेली सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे आप लोगों को बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। और आज हम लोग उन पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और आज आपको हम ऐसे पॉइंट की ओर लेकर चलेंगे जहां आपको बीपीएससी तैयारी 3.0 में एक नहीं टोटल 3 प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिला है। और इसका प्रूफ भी हम आपको लास्ट में देंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी तैयारी 3.0 में पूछा गया। यदि आपके पास वो प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग उसे उल्टा करके देख सकते हैं कि आज के इस पॉइंट से जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कवर करने वाले हैं, उससे 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशन बात है कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो तकदीर नहीं मेहनत पर भरोसा करते हैं। तो कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जो तकदीर पर नहीं मेहनत पर भरोसा करते हैं। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप तकदीर के सहारे बैठे हो और अपना मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि आप लोग जो है अपने मंजिल की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जितना भरोसा आपके मेहनत पर होगा उतना करीब आपका मंजिल होगा। तो इसलिए आप लोग यदि अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपका उम्र चाहे जो भी हो, आप लगे रहिए। और मैं फुल दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपके मेहनत में पावर होगी तो आपका तैयारी 4 गारंटी आपका होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं आगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोगों का पार्ट रहने वाला है क्या, ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस के पार्ट को कवर करेंगे। देखिए, अगर ये पार्ट आप पढ़ते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ईवीएस का ही पार्ट साइंस से मिलता जुलता है। ठीक है, इसीलिए यदि आप रेलवे के लिए भी पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको ये पार्ट कम आने वाला है, या बिहार एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल रहने वाला है, या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल ही एकदम शांत तरीके से और बहुत ही स्लो मोशन में आज हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि डेली हम मॉर्निंग में 7 बजे और शाम के 7 बजे इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इसलिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। हम लोगों का आज पॉइंट क्या रहने वाला है, देखिए हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं, अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो है ईवीएस की अगर हम लोग बात करें, आप सभी को पता होगा कि ईवीएस में हम लोग टोटल कितने पार्ट को पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लें। देखिए ईवीएस जो है ये पर्यावरण अध्ययन होता है, आप सभी को पता होगा। पर्यावरण जो है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं ईवीएस के अंदर में। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने भाग हैं तो आप सभी को पता होगा कि पहला होता है कौन, स्थल मंडल। ठीक है, दूसरा क्या होता है तो दूसरा होता है आपका जल मंडल, और तीसरा क्या होता है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल, और चौथा जो होता है वो आपका कौन होता है तो जैव मंडल होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में देखेंगे कभी कभी इसका दूसरा नाम भी पूछ दिया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, क्या बोलेंगे लिथोस्फीयर, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर बोलते हैं और इसे हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको यहां से भी डायरेक्ट ये इंग्लिश वर्ड में भी आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो देखिए ये होता है ईवीएस का प्रमुख पार्ट, जिसमें आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो है आपका क्या, तो वायुमंडल के बारे में। ठीक है, आप लोग यहाँ हमारे साथ बने रहिए। देखिए ईवीएस का ये प्रमुख पार्ट है और इसमें हम लोग किसे कवर करेंगे, वायुमंडल को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। देखिए वायुमंडल में अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडल में इसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत भी होती है और दूसरा निचले परत भी होती है। तो आप बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि कहां से वायुमंडल का ऊपरी परत लिया जाता है और कहां से नीचे का परत लिया जाता है। देखिए वायुमंडल का अगर हम ऊपरी परत का अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग एयरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयरोलॉजी। यानी इसे हम लोग हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग वायु विज्ञान के नाम से जानते हैं। और जबकि निचले परत का अध्ययन मेटेरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऋतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन वायु विज्ञान, जबकि निचले परत का अध्ययन ऋतु विज्ञान कहलाता है। आप सभी को पता है कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी जो है ये, इस पृथ्वी के चारों ओर बात करें कि गैसों का एक बहुत बड़ा क्या है, तो आवरण है। ठीक है, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो गैसों का एक बहुत बड़ा आवरण है और इसी गैसों के आवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और इस गैसों के दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस गैसों के दाब को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। आप लोग दोनों क्लियर करेंगे, आज आप लोग बने रहिए। देखिए इस गैसों के आवरण को हमने क्या नाम दिया, वायुमंडल नाम दिया। और इन गैसों के दाब को हमने क्या बोला, तो वायुमंडलीय दाब बोला। तो पहले हम लोग वायुमंडल को क्लियर करते हैं, तब हम लोग वायुमंडलीय दाब को देखेंगे। तो आपने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का क्या है, आवरण है, जिसे हम लोग वायुमंडल, और इसी गैसों के दाब को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसमें क्या है। देखिए अगर हम लोग इस वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में परत कितने हैं इसकी बात करते हैं। वायुमंडल में हम लोग पहले गैसों के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में गैसों की जो मात्रा है वो कौन कौन सा मात्रा है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए वायुमंडल में आप सभी को पता होगा कि सर्वाधिक मात्रा में जो गैस होता है वो कौन होता है, तो नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो कौन सी गैस है, N2 गैस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन गैस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें CO2 है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्गन है। और इसके बाद बाकी अगर हम बात करें तो अन्य सभी गैसें इसमें उपस्थित है। तो देखिए हमारा वायु जो है बहुत सारे गैसों का एक क्या है, तो मिश्रण है। तो कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वायु क्या है, तो आप लोग क्या टिक मारेंगे, तो वायु जो है गैसों का क्या है, तो मिश्रण है। जिसमें हम लोग बात करें नाइट्रोजन गैस, ये वायुमंडल में कितना है, तो ये आपका है 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपका कितना है, तो 20.99%। तो इसे हम लोग लगभग में कितना लिख सकते हैं, 21%। यदि आप इन दोनों को जोड़िए तो देखिए ये आपका टोटल 99% हो जाता है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिला करके इस वायुमंडल में 99% मात्रा इन दोनों गैसों की है। तो बाकी अन्य सभी गैसें जो है 1% में अपना स्थान बनाए हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन 78 है, जबकि ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है। तो इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। आर्गन की अगर हम लोग बात करें तो ये इसकी मात्रा कितना है, 0.93%। और अन्य गैसें 0.04% आपका अन्य सभी गैसें
गैस है वायुमंडल में मौजूद है। तो देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.99 लगभग 21% बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और अन्य सभी गैसें 0.04% में क्या है तो मौजूद है। तो आप लोग इस डाटा को अवश्य याद रखिएगा। यही आपका पहला क्वेश्चन है, यही आपका पहला क्वेश्चन है जो कि ये टीआरई 3.0 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, टीआरई 3.0 में ये ऑक्सीजन की मात्रा एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि वायुमंडल में इसके परतों की संख्या कितनी है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझे। देखिए वायुमंडल की परत की बात करें कितने हैं, वायुमंडल की परत, वायुमंडल की अगर हम लोग परत की बात करें तो इसके परतों की संख्या कितनी है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। सबसे नीचे का जो परत होता है वो कौन सा होता है तो क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद की बात करें तो वो कौन होता है तो समताप मंडल होता है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो वो होता है कौन, मध्य मंडल। और सबसे ऊपर जो होता है वो कौन सा मंडल होता है तो बहिर्मंडल होता है। ठीक है, इस तरीके से वायु मंडल की जो है ये प्रमुख क्या होती है, परतें होती है। ठीक है, ये जो है किसकी परत है तो वायुमंडल की परत है ये। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, और तीसरा में आपका कौन हो जाएगा मध्य मंडल, और चौथा में आपका क्या हो जाएगा आयन मंडल, और पांचवा नंबर में आपका कौन हो जाएगा तो बहिर्मंडल हो जाएगा। अगर क्षोभ मंडल की बात करें इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, इसे स्ट्रेटोस्फीयर, इसे मीसोस्फीयर, ठीक है, इसे एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। और जबकि आयन मंडल को हम लोग आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है वायुमंडल की प्रमुख परत है, आप लोग इसे याद करिए। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा में आता है आपका आयन मंडल, चौथा में कौन सा है आयन मंडल, और पांचवा में आपका कौन सा होता है तो बहिर्मंडल होता है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, और पांचवा कौन सा है तो बहिर्मंडल है। आप एक बगल से याद कर लीजिए, इसको इस साइड लिख दीजिएगा, इसको इस तरफ लिख दीजिएगा, तो एक बगल से आपका ये सीरियल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इन सभी को एक हम लोग डायग्राम के मदद से समझते हैं कि इन सभी परतों की ऊंचाई कितनी कितनी दी हुई है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि सबसे नीचे का जो परत होता है वो कौन सा होता है तो सबसे निचली परत होती है कौन तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नीचे का परत कौन होता है क्षोभ मंडल होता है। और सबसे ऊपर कौन होता है तो सबसे ऊपर जो होता है वो आपका होता है बहिर्मंडल। ठीक है, सबसे ऊपर बहिर्मंडल, और सबसे नीचे की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा होता है क्षोभ मंडल होता है। चलिए हम लोग इस तरीके से सबको यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर हम लोग इस परत की बात करें, ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे निचला परत है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या तो क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे क्षोभ मंडल। अगर हम लोग इस बिंदु को क्या माना तो ध्रुव मानते हैं, और इसे हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे तो विषुवत रेखा बोले तो इसकी इस परत की यानी क्षोभ मंडल की अगर ध्रुव से ऊंचाई की बात करें तो ये कितना किलोमीटर तक है 8 किलोमीटर तक। जबकि विषुवत रेखा से बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है तो 18 किलोमीटर तक पड़ता है। तो इस क्षोभ मंडल की क्या है कि ध्रुव से ऊंचाई 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा से इस परत की ऊंचाई कितनी है तो 18 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगला अगर हम लोग बात करें आगे तो देखिए आगे आपका ये परत आता है। ठीक है, इस परत की अगर हम लोग बात करें तो इस परत में क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। कौन सा मंडल बोलेंगे तो समताप मंडल बोलेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है 18 से लेकर के
50 किलोमीटर तक देखी जाती है। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर बात करें इसके बाद तो ये आता है आपका कौन, तो मध्य मंडल होता है। ठीक है, इस परत को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक ये परत देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद ये जो आप देख रहे हो 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक, ठीक है, कहीं कहीं पर ये 640 किलोमीटर तक भी देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो आपका ये परत देख रहे हैं ये कौन सा परत है, तो ये हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, तो इस परत को हम लोग नाम देंगे क्या, तो आयन मंडल नाम देंगे। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तापमंडल। क्या बोलेंगे, तापमंडल। और सबसे ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो आगे आता है आपका कौन, तो आगे होता है बहिर्मंडल। ठीक है, आगे कौन होता है, तो आगे होता है आपका सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है। इस बहिर्मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 640 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलता है। और ऊपर तब आपका क्या आ जाता है, तो ऊपर आ जाता है क्या, तो अंतरिक्ष आ जाता है। ऊपर का हिस्सा तय अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए। देखिए, हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। अगर क्षोभ मंडल की बात करो, ध्रुव से ऊंचाई 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा से कितनी है, 18 किलोमीटर। इसके बाद आता है समताप मंडल जो कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच फैला है। उसके बाद मध्य मंडल आता है 50 से 80 किलोमीटर तक है। और उसके बाद आयन मंडल आता है जिसकी ऊंचाई 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक मिलती है। और कई कई बुक में 640 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कौन सा मंडल है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई ऊपर कितना तक दिया हुआ है, तो 10,000 किलोमीटर तक देखा गया है। तो ये हम आपको वो डायग्राम बताए जो कि आपका वायुमंडल की प्रमुख परतें हैं जहां तक वायु है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, तो एक एक करके पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। सभी की एक विशेषता है और उन विशेषताओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और पहला हेडिंग हम लोग बनाते हैं किसके बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग समझते हैं। ध्यान देंगे आप लोग इसमें, क्षोभ मंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे जो है क्षोभ मंडल को अन्य सभी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो हम आपको लिख करके बताते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल को इसे बोला जाता है संवहन मंडल भी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, संवहन मंडल भी इसे कहते हैं। ठीक है, संवहन मंडल भी कहते हैं। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल को। क्यों इसे संवहन मंडल बोला गया क्षोभ मंडल को, क्योंकि संवहन धाराएं यहां पर चलती है। संवहन धाराएं क्या होती है, तो यहां पर चलती है। ठीक है, धाराएं चलती है। अब संवहन धाराएं क्या है, तो हवाओं का जो एक धारा होती है जो कि संवहन धारा कहलाती है, ये कहां बहती है, तो क्षोभ मंडल में ही बहती है। इसीलिए इस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। देखिए, इस मंडल की और खासियत क्या है कि मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में घटती है। ठीक है, मौसम संबंधित घटनाएं, जैसे अगर हम लोग बात करें वर्षा का, ठीक है, अगर वर्षा होती है तो वो किस मंडल में होती है, तो वर्षा भी देखने को मिलती है इसी क्षोभ मंडल में। ठीक है, तूफान आती है इसी मंडल में,
आंधी आती है इसी मंडल में, ठीक है। पक्षी वगैरह उड़ते हैं कहाँ, तो इसी मंडल में उड़ते हैं। और हम लोग हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं ये भी कहाँ उड़ते हैं, तो इसी मंडल में उड़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। हम वायुयान नहीं लिखे हैं, हम हेलीकॉप्टर लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। पक्षी वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो इसी क्षोभ मंडल में। आंधी कहाँ चलती है, क्षोभ मंडल में। तूफान कहाँ आती है, क्षोभ मंडल में। वर्षा कहाँ होती है, तो ये भी होती है कहाँ, तो ये भी होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, तो परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मौसम जो परिवर्तित होता है, ऋतुएं जो परिवर्तित होती है, ठीक है, ऋतुएं जो परिवर्तित होती है वो कहां पर होती है, तो इसी क्षोभ मंडल में ऋतुएं क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो अतः यही चीज आप लोग शुरू में पढ़े थे, क्या, तो वायुमंडल के निचली परत का अध्ययन। वायुमंडल के निचली परत का जो अध्ययन है ना, अध्ययन क्या कहलाता है, तो यही आपका कहलाता है, क्या, तो यही कहलाता है ऋतु विज्ञान कहलाता है। जो कि हम आपको प्रारंभ में बताए थे कि वायुमंडल में निचली परत किसे बोलते हैं, तो निचली परत हम लोग किसे बोलेंगे, क्षोभ मंडल को। यहाँ पर ऋतुएं समय समय के साथ बदलते रहती है, अतः इनका अध्ययन भी क्या कहलाता है, ऋतु विज्ञान कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से, ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर क्या होता है, पर तापमान में कितना कमी आता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तो कमी देखने को मिलता है। यानी इस परत में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा, तो कमी देखने को मिलेगा। अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई जाते हैं तो तापमान कितना घटेगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। अगर हम बात करें 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में जो कमी आती है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है। तो आप लोग इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और ये भी प्रश्न आपका TRE 3.0 में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। और ये लगा करके आपका 2 क्वेश्चन हो गया जो TRE 3.0 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखेंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर समझते हैं, आगे इसमें क्या होता है। देखिए अगर हम लोग क्षोभ मंडल की बात करें तो आपने अभी देखा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई अगर हम लोग ध्रुव से बात करते हैं तो ध्रुव से ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। जबकि हम इसी की बात करें विषुवत रेखा से बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर। इसके अनुसार अगर हम लोग क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई को देखें तो 8 और 18 को जोड़िए, औसत निकालेंगे, 2 से डिवाइड करिए तो टोटल 26/2 और कितने किलोमीटर हो जाएंगे, तो 13 किलोमीटर। यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, 13 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यहां तक क्षोभ मंडल का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते अब हम लोग समताप मंडल की ओर, ठीक है। चलिए समताप मंडल के बारे में हम लोग समझते हैं। समताप मंडल क्या, समताप मंडल की अगर हम लोग बात करें, देखिए समताप मंडल की विशेषता क्या सब है इसकी बात करें, इसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये कहां से कहां तक है, तो इसकी बात करें यह क्षोभ सीमा जो आपका है वो कहां तक है,
तो 18 किलोमीटर से लेकर के ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी सीमा पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, न तो वर्षा होती है, न तो आंधी आती है और न ही इसमें तूफान आती है। इसमें किसी भी चीज की कोई संभावना नहीं होती है। यही वजह है कि ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, वायुयान उड़ाने के लिए क्या होती है, आदर्श मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, पिछले जो हम क्षोभ मंडल बताए उसमें हम लोग हेलीकॉप्टर लिखे थे, परंतु यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, वायुयान लिखे हैं। ठीक है, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत कौन होती है, समताप मंडल होती है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग आगे और इसमें बात करें, देखिए इसी के अंदर समताप मंडल में ही अगर हम लोग बात करें, इसी समताप मंडल के अंदर एक परत पाई जाती है और इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझिए ध्यान से, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ओजोन परत, देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें, ओजोन परत, इसमें इसका फॉर्मूला यानी अणुसूत्र अगर पूछे ओजोन का क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है क्या, O3। देखिए ओजोन जो होती है ये क्या होती है, ओजोन, इसका फॉर्मूला हो गया O3। यह काम क्या करता है, तो देखिए इसका कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण, ठीक है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। किरणों को क्या करता है ये, तो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, तो अवशोषित कर लेता है। तो ये इसका प्रमुख काम है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे बहुत ही घातक किरणें होती है। अगर ये किरणें सीधे पृथ्वी पर चली आए तो मनुष्य को त्वचा संबंधित कैंसर और रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए ये ओजोन परत हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है और ये अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसीलिए हम लोग ओजोन को क्या बोलते हैं, ओजोन को एक नाम से जानते हैं क्या, तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ठीक है, पृथ्वी का ये क्या है, तो ये है पृथ्वी का सुरक्षा कवच, क्योंकि यह पृथ्वी की क्या करता है, तो रक्षा करता है। परंतु अगर हम आज के समय की बात करें कि ये ओजोन जो है, ओजोन क्या हो रहा है, तो क्षतिग्रस्त हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्षतिग्रस्त। इसका वजह क्या है, कि इसका वजह है क्या, तो रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला हानिकारक गैस, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला हानिकारक गैस जो होता है CFC, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है कौन सी गैस, तो प्रमुख गैस जो इसके अंदर होती है वो होती है क्लोरीन गैस। और यही क्लोरीन गैस है इस ओजोन परत को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है, जिसके वजह से आज ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो पतला होते जा रहा है। ठीक है, इसीलिए सरकार इस पर रेफ्रिजरेटर सब पर क्या कर रहा है, एयर कंडीशनर सब पर क्या कर रहा है, तो रोक लगा रहा है, क्योंकि इनसे CFC निकलने वाली गैस इस परत को काफी क्षति पहुंचाती है। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे एक प्रश्न और करें इसमें, देखिए ओजोन परत जो होती है इसकी मोटाई को नापने के लिए किसका प्रयोग करता है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा, तो वो है कौन, तो डॉप्सन इकाई। ठीक है, ओजोन परत मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो डॉप्सन इकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये समताप मंडल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए और अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मध्य मंडल की ओर। चलिए समझते हैं हम लोग मध्य मंडल के बारे में। देखिए मध्य मंडल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझें,
तो मध्य मंडल को हम लोग मीसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीसोस्फीयर, मीसोस्फीयर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। देखिए इस मंडल की विशेषता क्या है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आपने अभी देखा कि उसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर था, तो ये 50 से कहां तक हो जाएंगे, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में क्या देखा जाता है कि 80 किलोमीटर तक आते आते इसका तापमान क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाता, माइनस में चला जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाती है किस मंडल में, मध्य मंडल में। देखिए आप सभी को पता है कि ग्रह में बृहस्पति और मंगल, आप सभी लोगों को याद होगा कि देखिए अगर ये बुध ग्रह का सीमा है, ठीक है, उसके बाद बुध के बाद क्या होता है, शुक्र होता है, उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल होते हैं, और क्या होते हैं, यहाँ पर बृहस्पति होते हैं। ठीक है, ये इस तरह ग्रहों का क्रम होता है, और मंगल और इस बृहस्पति इसी के बीच में क्या पाए जाते हैं, तो उल्का पिंड देखने को मिलता है। ठीक है, मंगल और किसके बीच, तो बृहस्पति के बीच कौन सा पाया जाता है, तो इसके बीच पाया जाता है उल्का पिंड। ठीक है, जब कभी इस तरीके से ये यहाँ पर जो ये उल्का पिंड है और ये ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर पथ में चक्कर लगाती है, परंतु चक्कर लगाने के क्रम में जब ये उल्का पिंड आगे की ओर बढ़ती है तो उस समय मंगल ग्रह आगे खिसक जाती है, और यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से उल्का पिंड कहाँ चली आती है, सीधे तो पृथ्वी की ओर ये चली आती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि उल्का पिंड जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में रहता है। जैसे ही मंगल ग्रह आगे बढ़ता है तो यहाँ से उल्का पिंड कहाँ चले आते हैं, सीधे पृथ्वी की ओर, परंतु यह सीधे पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि यही वो मध्य मंडल है। ठीक है, यही मध्य मंडल है जहां पर उल्का पिंड आकर के, उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। ठीक है, आकर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, और जल जाने के बाद यह पूरी तरीके से क्या होता है, नष्ट होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर एक समय बहुत बड़ा साम्राज्य था डायनासोर का। तो डायनासोर का खात्मा कैसे हुआ, तो डायनासोर का खात्मा इसी उल्का पिंड के वजह से हुआ। तो यहाँ से इजिप्टा नामक बहुत बड़ा पिंड, आकाशीय पिंड था जिसे हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं, वो जैसे ही पृथ्वी पर गिरा तो उससे बहुत सारे दब करके उनसे मर गए थे डायनासोर, और पृथ्वी पर इतनी जोर से गिरने के कारण पृथ्वी पर भूकंप जैसी स्थिति बनी, जिससे लावा राख निकले और उनसे बहुत सारे हानिकारक गैसें भी निकले, और इस तरीके से पृथ्वी पर से पूरे डायनासोर का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ठीक है, तो यही उल्का पिंड की वजह से, और यही उल्का पिंड इस मंडल में आकर के क्या होते हैं, जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी विशेषता यही है मध्य मंडल का कि इसमें क्या होता है कि इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और इसी पिंड में यहीं आकर के उल्का पिंड क्या होता है, जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग किसकी ओर, इसके बाद आपका आता है कौन सा, आयन मंडल। देखिए आयन मंडल की अगर हम लोग बात करें, आयन मंडल की अगर हम लोग बात करें, इसकी विशेषता क्या है, इसे हम लोग आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर, या आपको हम बोले कहीं पर ये 640 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। इस मंडल की विशेषता यही है कि इसमें जो है ना विद्युत आवेश कण पाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत आवेशित क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं, इसी वजह से तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो आयन मंडल इसका नाम रखा गया है। ठीक है, जितने भी रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, रेडियो तरंगें, ये सभी जो हो गया संचार, ठीक है, संचार उपग्रह वगैरह, ये सभी के सभी कहाँ लगाए जाते हैं, कॉस्मिक किरणें की बात करें, कॉस्मिक किरणें
ये सभी किरणें कहां से लौटती है, तो इसी आयन मंडल से क्या होती है, परावर्तित होकर के लौट जाती है। तो इसकी ये विशेषता आप लोग याद रखिएगा कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ विद्युत आवेशित कण है, इस वजह से इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। इसी में रेडियो तरंग, संचार तरंग, कॉस्मिक किरणें, ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ से टकरा करके पृथ्वी पर आती है, तभी जाकर के टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल टावर ये सभी काम करता है पृथ्वी पर, ठीक है, इसी के वजह से काम करता है। आइए अगर हम लोग बात करें अगला, तो अगला आयन मंडल के बाद क्या आता है, तो वो आता है आपका कौन, बहिर्मंडल, ठीक है। अगला क्या है, तो बहिर्मंडल है ये। तो बहिर्मंडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एक्सोस्फीयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसकी ऊंचाई क्या है, तो 640 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्या है, तो फैला हुआ क्षेत्र है ये। देखिए इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन एवं कौन सी गैसें, तो हीलियम गैसें क्या होती है, पाई जाती है यहाँ पर। और यह सबसे गर्म मंडल होता है, ठीक है, यह सबसे क्या होता है, सबसे गर्म परत देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल बोलते हैं। और इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ऊपर आपका आ जाता है क्या, अंतरिक्ष, जिसे हम लोग सौर मंडल में जाकर के पूरी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, तो वायुमंडल की प्रमुख परतें और उसकी प्रमुख विशेषता, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब की ओर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वायुमंडल के यानी आपका ये जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो आपने अभी पढ़ा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का क्या है, तो इस तरीके से आवरण बना हुआ है। और ये आवरण क्या करती है, गैसें इस पृथ्वी पर क्या करती है, तो दाब डालती है। और ये जो दाब डालती है, इसी गैसों के दाब को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसी को नाम देते हैं क्या, तो वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। और आप सभी लोगों को पता होगा कि वायुमंडलीय दाब जो है ये किससे नापी जाती है, तो बैरोमीटर से मापी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है, तो वो क्या है, बैरोमीटर है। तो आप लोग इसके बारे में समझिए कि बैरोमीटर होता कितने तरह का, ठीक है। बैरोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ये बैरोमीटर दो तरीके का, एक होता है कौन, तो ये होता है एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड बैरोमीटर होता है। और एक कौन होता है, तो एक होता है 14 बैरोमीटर, ठीक है। एंड्रॉइड और क्या होता है, बैरोमीटर, ये 14 बैरोमीटर। एंड्रॉइड की बात करें तो ये जो होता है ना, ऊंचाई पर दाब मापने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एंड्रॉइड बैरोमीटर, ये ऊंचाई पर गैसों के दाब को मापने का काम करता है। जबकि 14 बैरोमीटर का काम क्या है, तो ये मौसम को बताती है, क्या बताती है, तो मौसम की क्या करती है, तो जानकारी देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि इसके बैरोमीटर में जो पारा है, पारा का अचानक गिर जाना, ठीक है, पारा का अचानक क्या होना, तो गिर जाना। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होने की संभावना रहती है, तो आंधी व तूफान को संकेत देती है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि पारा जो है धीरे धीरे क्या करता है, पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है, ठीक है, धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो अगर पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो आप सभी को पता है किसका संकेत है, वर्षा का संकेत है। और जबकि अगर हम तीसरा बात करें क्या, तो तीसरा ये है कि पारा का अचानक या धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, धीरे धीरे क्या होना, तो ऊपर चढ़ना। अगर ये कंडीशन बता रही है तो ये आप सभी को पता है क्या बताएगा, तो साफ मौसम को संकेत करती है। तो इस तरीके से बैरोमीटर काम करती है वायुमंडलीय दाब को मापने का, ठीक है। चलिए तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यदि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में
में आ गया हो या कोई आपको परेशानी है तो एक बार पुनः आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। स्किप करिए पीछे और एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। और जब भी आप लोग पढ़ने बैठे तो अवश्य अपना कॉपी पेन लेकर के बैठे, क्योंकि आप जब तक इसे कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो आपको अभी 2 से 3 घंटा तो रहेगा, परंतु उसके बाद गायब हो जाएगा। इसलिए आप यदि कॉपी में नोटबुक बना लेते हैं तो आपको केवल एक बार उल्टा कर देखने की जरूरत है, आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो अपना एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके अवश्य जाना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों।